देखिए सर, कहीं पर जब हम अपनी मेहनत की कमाई को लगाते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे सवाल है जो हमारे मन में आते रहते हैं, और उन सवालों का आना बहुत ही ज़रूरी है, अपनी जगह पे बिल्कुल वाजिब है। जैसे हम जहाँ पर पैसे लगा रहे हैं वहाँ पर मेरे पैसे तो नहीं डूबेंगे, कंपनी लेकर तो नहीं भाग जाएगी, जिस स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्कीम ही तो बंद नहीं हो जाएगी। अगर इस तरह से कुछ भी अगर इशू आता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे पैसों के साथ क्या होगा। जस्ट लाइक अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारे सवाल हमारे और आपके मन में आते रहते हैं, जो आना मैंने कहा कि वाजिब है, तो बिल्कुल सही बात है कि हर इन्वेस्टर्स के मन में आता है, क्योंकि पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं। तो फाइनली इस वीडियो का मकसद है कि भाई अगर आपके भी मन में इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे तो नहीं डूब सकते हैं, क्या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे जीरो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इन सारे मैटर के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही अगर स्कीम ही बंद हो गई तो क्या होगा, या स्कीम को ही, जिस कंपनी के स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, उस स्कीम को अगर किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया तो ऐसे कंडीशन में उस इन्वेस्टर्स के जो प्रॉफिट है, जो कैपिटल अमाउंट है, उन पैसों के साथ क्या होगा, कितना उन्हें मिलेगा। इस तरह के तमाम तर सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में 100 to 10% आपको मिल जाने वाला है। तो यकीन माने अगर पूरी एंड तक के आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस टॉपिक पे आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो सर डायरेक्टली हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में हमारे पैसों का क्या होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगा, किसी भी कंपनी के बंद होने का दो मतलब हो सकता है। किसी भी कंपनी के बंद होने का, समझ रहे कि नहीं, होने का दो मतलब हो सकता है। कितना मतलब हो सकता है? दो मतलब हो सकता है। पहला मतलब तो ये हो सकता है कि वो कंपनी हमेशा के लिए म्यूचुअल फंड बिजनेस से अपने आप को निकाल रही है, मतलब वो निकल रही है, अब वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में नहीं रहना चाहती है। पहला मतलब ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वो पूरी तरह से निकल तो नहीं रही है, बट अपने कुछ चीज़ों को, अपने कुछ स्कीमों को बेचना चाह रही है। तो देखिए ऐसे में अगर कोई कंपनी अपने आप को किसी और कंपनी को सेल कर रही है तो ऐसे में क्या होगा, वो अपने सारे ऑपरेशन को बंद कर देती है। सिर्फ उनकी जो रनिंग स्कीम्स होती है, रनिंग स्कीम के साथ ही वो बंद कर रहती है, बाकी सारे ऑपरेशंस को बंद कर देती है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। देखिए अब यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि अगर खरीदने वाला म्यूचुअल फंड, यानी मानकर चलिए कि ए नाम की एक म्यूचुअल फंड हाउस है जो अपने आप को बेच रही है, किसको बेच रही है, बी नाम का एक म्यूचुअल फंड हाउस है। तो ऐसे में ए नाम का जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इसकी जो भी पुरानी स्कीमें हैं, इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो उनकी स्कीम को ये ले लेगा। तो भाई इसमें जो पहले से पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनका कैपिटल प्लस प्रॉफिट उन इन्वेस्टर्स को लौटा दिया जाएगा, बस कुछ चार्जेस वगैरह जो एप्लीकेबल होंगे उनके काटने के बाद। अब यहाँ पर एक और भी सवाल आता है कि ए नाम का जो म्यूचुअल फंड हाउस है जो अपने आप को बेच रहा है, बी नाम का जो म्यूचुअल फंड हाउस है, उनको, तो पुराने जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनको कैपिटल प्लस प्रॉफिट उनको लौटाया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि भाई ये प्रॉफिट, कैपिटल तो ठीक है, समझ में आता है कि 10,000 का अगर मंथली SIP किया तो 12 महीने में जो भी बनते हैं वो उनका कैपिटल हो गया, 10 महीने में जो भी बनते हैं, 3 साल में, 4 साल में जो भी बनते हैं वो उनका कैपिटल हो गया। लेकिन उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का समझना बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई ये ए नाम का जो म्यूचुअल फंड हाउस है जो बिक रहा है, उसके अंतिम दिन, मतलब अनाउंसमेंट वगैरह तो किया जाता है ना कि भाई इतने तारीख के बाद ये कंपनी बिक जाएगी, इतने तारीख को फाइनल हो जाएगा कि ये कंपनी बिक गई। उस दिन से नए स्कीम या जो भी करना हो वो होता रहता है, मतलब बिकने का एक अनाउंसमेंट जो होता है उस दिन, मतलब अंतिम दिन, इस कंपनी का अंतिम दिन, स्कीम का जो भी NAV है, मतलब जो भी नेट एसेट वैल्यू है, उसके बेसिस पे
ये चीज़ कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए अब एक दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर कोई नया म्यूचुअल फंड है या पुराना म्यूचुअल फंड है, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के एक स्कीम को वो अपनी स्कीम के अंदर मर्ज करना चाहता है, मतलब उसे बंद नहीं करना चाहता है, उस स्कीम को वो खरीद रहा है या कंपनी बंद हो रही है, जिस भी कंडीशन की वजह से उस स्कीम को वो खरीद रहा है, तो वो चाहता है कि भाई ये स्कीम बंद ना हो, बस इसको मैं अपने अंदर में मर्ज कर लूँ, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन पुराने म्यूचुअल फंड हाउस के जो स्कीम जो कि बिक गई है, उसके जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। क्या मौका दिया जाएगा? विदाउट एग्जिट लोड के वो इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो बाहर निकल सकते हैं। किसके? विदाउट एग्जिट लोड के। देखिए पास्ट में इसका एग्जाम्पल भी हमारे को देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, कि जब L&T म्यूचुअल फंड हाउस ने फिडेलिटी भारतीय म्यूचुअल फंड हाउस को खरीदा था, समझ रहे कि नहीं, L&T ने खरीदा था, किसको खरीदा था? फिडेलिटी भारतीय म्यूचुअल फंड हाउस को खरीदा था। तो फिडेलिटी भारतीय फ्लेक्सी गिल्ड फंड को मर्ज कर दिया, किसके साथ मर्ज कर दिया? L&T गिल्ड फंड के साथ मर्ज कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में वही होगा जो मैं आपको बता चुका हूं कि पुराने जो भी इन्वेस्टर्स हैं, यानी इस म्यूचुअल फंड का जो भी इन्वेस्टर्स होगा, उन्हें मौका दिया जाएगा L&T म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से कि भाई मैंने इस फंड को ख़रीद लिया है, इस फंड हाउस को मैंने ख़रीद लिया है, आप अगर चाहो तो निकल सकते हो विदाउट एग्जिट लोड के। तो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो निकल जाए या फिर चाहे तो वो अपने फंड हाउस के साथ, नए फंड हाउस के साथ बने रह सकते हैं। स्कीम का वही हाल रहेगा, मतलब जैसा वो पहले चल रहा था सेम उसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन कई मर्तबा फंड हाउस उसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस भी कर देते हैं और कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। देखिए अब हमारे देश में कई ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो दो कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर है, यानी एक ही कंपनी है लेकिन दो पार्टनर मिलकर उसको चला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर JV हो गया, उसके बाद L&T भी मेरे को लग रहा है कि उसी हिसाब किताब का है, समझ रहे कि नहीं, लार्सन एंड ट्यूब्रो, समझ रहे कि नहीं। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस है जो चल रहे हैं। अब ऐसे में मानकर चलिए कि एक पार्टनर है, जैसे मानकर चलिए कि A और B, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मान लीजिए कि ये दोनों पार्टनर A और B दोनों पार्टनर हैं, दोनों मिलकर अब एक कंपनी को चला रहे हैं जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी है। अब मिस्टर A ये चाहता है कि भाई मैं अपने आप को बेच दूं, मेरी जो भी हिस्सेदारी है उसको मैं बेच दूं। तो मिस्टर बी क्या करेगा? पहले की हिस्सेदारी को मिस्टर बी खरीद लेगा, मतलब जो दूसरा पार्टनर होगा वो उसे खरीद लेगा। अब ऐसे में स्कीम के साथ क्या होगा? जो भी इन्वेस्टर्स इस स्कीम और इसके स्कीम के साथ बने हुए हैं, उनका सिर्फ फंड का नाम चेंज हो गया, मतलब स्कीम का नाम चेंज हो सकता है, सारी चीज़ें वही रहेगी, बस सिर्फ नाम चेंज हो सकता है, बाकी मैनेजमेंट वही रहने वाले हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके ऊपर यानी इन्वेस्टर्स के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए अब इसके भी एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमारे को देखने को मिल जाता है, जैसा कि निपॉन ने रिलायंस म्यूचुअल फंड हाउस में रिलायंस कैपिटल की हिस्सेदारी को खरीदा था। बाद में रिलायंस कैपिटल की जो हिस्सेदारी थी यानी उसका जो फंड था, उस स्कीम के नाम को चेंज करके क्या नाम रख दिया गया? निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड रख दिया गया। तो फिर यहाँ पर भी वही वाली बात हो जाएगी कि फंड का सिर्फ नाम चेंज हुआ है, वहाँ पर कोई मैनेजमेंट वगैरह चेंज नहीं होते हैं। इस कंडीशन में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे तीसरे कंडीशन और भी आ सकते हैं, जैसे मान कर चलिए कि कोई म्यूचुअल फंड हाउस जो पहले से बहुत अच्छा अपने स्कीम वगैरह को चला रही है, मैनेज कर रही है, लेकिन किसी भी मजबूरी के तहत वो ऐसी कंपनी को अपना फंड, अपने स्कीम को सेल कर रही है जो पहले से म्यूचुअल फंड में नहीं था। क्या बोल रहा हूँ? जो पहले से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में था ही नहीं, इस बिजनेस में था ही नहीं, नया नया वो आया है। तो ऐसे कंडीशन में भी नया तो वो आया है लेकिन सारे रूल तो उनको सेबी के फॉलो करने ही हैं। तो ऐसे में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस स्कीम के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात कि अगर नई कंपनी जिन्होंने ख़रीदा है फंड को, स्कीम को, अगर उसमें वो भारी चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसके परफॉर्म ख़राब हो गए हैं या हो सकते हैं, कोई फुल एविडेंस हो, तो ऐसे में आप उस स्कीम से निकल भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली म्यूचुअल फंड हाउस के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो अगर बिक जाती है, सेल कर देती है, अपने आप को बिजनेस से निकलती है, इन सारे मुद्दों पर हमने बात कर लिया है कि किस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में आपको फ़र्क पड़ने वाला है, किस कंडीशन में आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि क्या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे ज़ीरो हो सकते हैं, क्या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डूब सकते हैं? तो देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डूबने के चांसेस नहीं होते हैं। रीज़न क्या है? अगर आप स्टॉक मार्केट में बात करें कि क्या वहाँ पर पैसे ज़ीरो हो सकते हैं?
बिल्कुल हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, डूब नहीं सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? एग्जाम्पल के लिए मैं निप्पॉन इंडिया को यहाँ पर लेना चाहूँगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो है उसको मैं लेना चाहूँगा। जब आप इस फंड के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो इसकी पोर्टफोलियो में टोटल आपको 100 से ज़्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, यानी 100 से ज़्यादा स्टॉक्स तो ज़्यादा है, मतलब 100 से ज़्यादा कंपनीज मिलेंगे जिनके स्टॉक्स इसकी पोर्टफोलियो में हैं। तो अब सोच कर देखें, म्यूचुअल फंड में टोटल पैसे के डूबने का मतलब ये होता है कि इसकी पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी कंपनी के स्टॉक्स हैं, उन सारी कंपनी का बंद हो जाना, डूब जाना, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लगता है कि एक वक्त में 100 कंपनी डूब जाएगी? बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिनके स्टॉक्स होल्डिंग आप देखेंगे तो 60 कंपनी है, 50 कंपनी है, 70 कंपनी है। अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस के अगर अलग अलग स्कीम, उनकी पोर्टफोलियो को जब आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सारी कंपनियों का डूब जाना, बर्बाद हो जाना, वेस्ट हो जाना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में ये कहा जाता है कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसे जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि एक जगह पे आपके पैसे नहीं लगे हुए हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के स्टॉक में आपके पैसे होते हैं। अगर उस कंपनी के साथ कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट रीज़न होता है या कोई और भी दूसरा रीज़न होता है जिसकी वजह से अगर वो कंपनी डूबती है तो वहाँ पर आपके पैसे डूबते हैं। बट ये चीज़ म्यूचुअल फंड में मुमकिन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक स्कीम में एक कंपनी के स्टॉक में आपके पैसे लगे ही नहीं हैं, बहुत सारी कंपनीज में आपके पैसे लगे हुए हैं। अब बहुत सारे लोग एक और भी सवाल करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनी भाग सकती है? देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी क्यों भागेगी? सबसे पहली बात है, म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं भाग सकती है। रीज़न क्या है वो रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। आज से 2-4 महीना पहले, 2-3 महीना, 2.5-3-4 महीना पहले मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा है कि म्यूचुअल फंड कंपनी को जो आप पैसे देते हैं, मानकर चलिए SBI के किसी स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया, समझ रहे कि नहीं? तो SBI स्मॉल कैप में ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पर स्मॉल कैप मैंने लिख दिया है। तो अभी इसका जो फंड मैनेजर होगा वो क्या करेगा? उन पैसों से स्टॉक खरीदेगा, अलग अलग कंपनियों के स्टॉक को खरीदेगा। अब उन स्टॉक्स की देखभाली किनकी जिम्मे होती है आपको पता है? वो देखभाली उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, मतलब SBI स्मॉल कैप या इस फंड हाउस की जिम्मेदारी में नहीं होती है। इस कंपनी में, इस स्कीम में जितने भी स्टॉक्स होंगे, उन स्टॉक्स की निगरानी, उन स्टॉक्स की देखभाल जो होगी वो होगी कस्टोडियन की जिम्मेदारी। कस्टोडियन इनकी जिम्मेदारी होती है। अब कस्टोडियन कौन होते हैं पता है आपको? कस्टोडियन SBI अपनी तरफ से किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकता, मतलब कस्टोडियन नहीं बना सकता। अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम का कस्टोडियन SBI म्यूचुअल फंड खुद नहीं बना सकता है और न इसकी जिम्मेदारी रहेगी। जैसे आपको मैं बता दूं, ICICI हो गया, ICICI प्रूडेंशियल, जब इसके कस्टोडियन को देखेंगे, ICICI का कस्टोडियन, SBI का कस्टोडियन, इन दोनों का कस्टोडियन कौन है पता है आपको? HDFC बैंक है, HDFC बैंक, समझ रहे कि नहीं? अब HDFC बैंक के जो भी स्कीम है म्यूचुअल फंड के अंदर, उनके कस्टोडियन कौन होंगे? कोई दूसरे होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस के स्कीम का कस्टोडियन अलग अलग फंड हाउस की तरफ से मुंतखब किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है। प्लस एक बात और भी, देखिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट में सेबी के ऑर्डर के बगैर एक पैसे इधर से उधर कोई आदमी नहीं कर सकता, इस बात को आप जानते हैं। सेबी की फुल निगरानी होती है, सेबी की, प्लस एम्फी भी बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को केयर करके चलते हैं। तो इनकी भी एक तरह से समझिए कि निगरानी ही होती है। तो इन सारी चीज़ों के बाद कोई म्यूचुअल फंड हाउस आपके साथ धोखाधड़ी करे या आपके पैसों को लेकर भाग जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर। और एक बहुत मोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए कभी भी कोई कंपनी क्यों भागती है, भारत के अंदर भागने उगने को लेकर ज़्यादा लोग सीरियस रहते हैं, क्योंकि कई सारी MLM कंपनी जो होती है वो भाग जाती है लोगों के पैसे को लेकर। और कई मरतबा कई सारे रिकॉर्ड्स हैं ऐसे भारत के अंदर कि जब इन्वेस्टर्स के पैसे को लेकर, लोगों के पैसे को लेकर जो है ना कंपनी भाग गई है। कई मरतबा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भाग जाती है, सुनने को मिलता है। कई मरतबा नेटवर्क मार्केट वाली, जिसे MLM कंपनी भी आप कह सकते हैं, तो इस तरह की कंपनी भाग जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी को भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि भाई ये बिजनेस हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे कि नहीं? और दूसरी बात, MLM कंपनी जो होती है उसको मैनेज करने वाले ही उसको देखभाल करते हैं, सारी निगरानी उनकी होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जो इस बिजनेस में जो भी कंपनीज होती है, उनकी निगरानी के लिए
एक जगह सिर्फ वही अपनी निगरानी खुद करेंगे ऐसा नहीं है, अलग अलग लोग निगरानी करने वाले हैं, तो यहाँ पर भागने का सवाल भी नहीं होता है। और दूसरी बात, सबसे मोटी बात कि भाई कोई भी कंपनी भागती क्यों है जब उनको प्रॉफिट ना हो। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर कंपनीज को प्रॉफिट क्या लगता है आपको, नहीं होता है क्या? बहुत प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो म्यूचुअल फंड जो हाउस हैं वो अलग अलग तरह तरह के नए नए कैटेगरी में अपनी स्कीम को लाते रहते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि उनका मकसद होता है कि भाई हमारी स्कीम में लोगों के पैसे आने चाहिए, इन्वेस्टर्स के पैसे आने चाहिए, जितने पैसे जाएंगे उतना उनको फायदा होगा। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें इस मैटर पे बतानी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इंस्टा का लिंक आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।